नमस्कार, मैं हूं राजदीप और आप मेरे साथ देख रहे हैं हेडलाइंस ट्रिपुरा एंड कैन कॉलिंग नेशनल एंड कैन कॉलिंग टीवी। आज हम खड़े हैं सिक्किम में। सिक्किम का नर बहादुर कॉलेज में यहाँ पे ऑडिटोरियम में राजभाषा संगोष्ठी सम्मेलन चालू है। जिस सम्मेलन में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कार्यक्रम है, जहाँ पे मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के तौर पे मौजूद थे गंगा प्रसाद सिंह महामहिम, राज्यपाल सिक्किम राज्य के। इसके अलावा भी यहाँ पे अविनाश खरे, जो सिक्किम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो मौजूद थे और कई सारे बड़े हस्ती मौजूद थे। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद आज जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम में दीपोज्वलन के माध्यम से उद्घाटन किए राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, सिक्किम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अविनाश खरे जी। हिंदी भाषा विस्तार के लिए समाज में काम कर रहे बहुत सारी हस्तियों को आज सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस बात की रेखांकित किए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति है। नकारात्मक स्थिति के बावजूद हिंदी आगे बढ़ रही है। और यह सच्चाई है। कई प्रदेशों ने इसे नकारा है, लेकिन यह संतोष का विषय है कि नकारात्मक स्थितियों के बावजूद कुछ वर्षों में लगने लगा है कि भारत ही नहीं, अन्य देश में भी हिंदी के प्रयोग और सम्मान लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी का अध्ययन और अध्यापन अब यूरोप के कुछ देशों में विश्वविद्यालयों और उसे सीमा लांघकर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशियाई, अफ्रीका देशों में प्रवेश कर चुका है और हिंदी के पत्र पत्रिकाएं आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज इसका प्रयोग कर रहे हैं। उन प्रदेशों में जहां पर लोग हिंदी का विरोध करते रहे, लेकिन वहाँ भी देखिएगा तो आम लोग दुकानों में देखिए, हर जगह देखिए तो लोग टीवी वगैरह सब हिंदी ही पसंद कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हिंदी जो जिस प्रकार प्रचार प्रसार हो रहा है और श्री वीरेंद्र जी जो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं और उनके पिताजी जगदम्बी बाबू हमारे परम मित्र, क्या कहिए, उनसे बहुत कुछ मैं सीखते थे और बड़ा निकट का संबंध था। श्री अविनाश खरे जी हिंदी भाषा विस्तार के लिए और समाज में सारे भाषाओं को एक साथ लेकर चलने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के निरंतर प्रयास के बारे में उल्लेख किए। स्थानीय लेखकों, साहित्यकारों का सबको सम्मानित किया जा रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है और मैं सभी सम्मानित लेखकों और साहित्यकारों को बधाई देना चाहता हूँ। सिक्किम विश्वविद्यालय अपना कार्य किराए के भवनों से अधिक कर रहा है, इसी कारण हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस, जैसा आप लोग जानते हो, का स्थायी कैंपस यहाँ गया है, साउथ सिक्किम में निर्माणाधीन है, जो गैंगटॉक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा न्यायालय के स्थानीय लोगों की सक्रिय सहयोग के निर्माण कार्य में तेजी आ रही है और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय को अपने स्थायी कैंपस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षण, अधिगम, शोध कार्य में अपनी भव्यता के साथ स्थापित होगा। अंत में माननीय राज्यपाल जी जो स्थान कर गए हैं, आयोजक मंडली को धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के सफल संचालन की शुभकामना देते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय श्री। इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु की लोक कथाएं एवं राजभाषा दर्पण पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं भारत सरकार के हिंदी विभाग के सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार श्री वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। हम वीरेंद्र कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के बारे में अगर आप थोड़ा हमें बताएं। चूँकि जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतिष्ठान पूरे देश में, चाहे हिंदी प्रदेश हो, हिंदीतर प्रदेश हो, उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार का और क्षेत्रीय भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य करती है। उसी सिलसिले में जो हम लोगों ने हिंदीतर प्रदेश का शुरुआत गोवा से किया, गुवाहाटी से किया, होते हुए सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा, शिलोंग, ये सब करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहाँ शुरुआत की, जिसमें विश्वविद्यालय को जोड़ते हैं, यहाँ के लोग, स्थानीय साहित्यकार को जोड़ते हैं और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उन सब का मैं जोड़ करके यहाँ कार्य करता हूँ। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हम करते हैं आप विभिन्न राज्यों में घूम के, तो इसमें आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? देखिए, मुझे दो ही चीज़ होता है कि मैं हिंदीतर प्रदेश में ये समझाने जाता हूँ कि हिंदी भारतीय भाषाओं के साथ है और भारतीय भाषा हिंदी के साथ है और इनका संयोजन करता हूँ। और मैं तो कहा करता हूँ कि जो हिंदीतर प्रदेश वाले लोग बोल के निरूपित करेंगे, प्रारूपित करेंगे भारत में, वही हिंदी चलेगी। क्योंकि हिंदी को अगर विशुद्धता का मलाल नहीं करना पड़ेगा कि हम इतना शुद्ध बोलें या ये बोलें, जैसा लोग बोलते हैं हिंदीतर भाषी, वो हिंदी भारत में चलेगी। भारतवर्ष में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आप अपने भाषण में एक मांग रखे हैं कि राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को स्थापित किया जाए। तो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट पे तमिल, तेलुगु को लेकर एक डिबेट हुए थे और वहाँ पर भी हिंदी को लेकर डिबेट हुए थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं बोलते। तो जो विरोधी हैं, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा तौर पर नहीं मानना चाहते, जो स्थानीय भाषा बोलते हैं, वो क्या स्वीकार करेंगे अगर हिंदी राष्ट्रभाषा किया जाए तो? देखिए, हिंदी पहले राष्ट्रभाषा थी, इसलिए मैं बोलता भी रहता हूँ कि जब हम आज़ादी के दौर में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, तो वो पूरे पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक हिंदी संपर्क की भाषा निश्चित रूप से बनी। और चूँकि वहाँ अगर हम राष्ट्र ध्वज के तहत और राष्ट्रगान के तरह ही अगर हम राष्ट्रभाषा हिंदी को भी घोषणा कर देते तो शायद ये दिक्कत अभी नहीं आती। और चूँकि चाहे वो पूर्व भारत के लोग हों या दक्षिण भारत के लोग हों, जिसको भी बाहर संपर्क करना होगा तो निश्चित रूप से हिंदी ही सीखनी होगी। हिंदी का किसी पर दबाव नहीं है। हिंदी अपने आप में ही प्यार और संस्कार की भाषा है और भारतीय भाषाओं को लेकर चलने की ज़रूरत है। इसी को समझाने के लिए हम हिंदीतर प्रदेश में ये सम्मेलन, संगोष्ठी आयोजन करते हैं और वहाँ के लोग को जोड़ते हैं। अब अपने वक्तव्य में एक की बात और कहे थे कि न्यायालय में और विभिन्न सरकारी कार्यालय में हिंदी अनिवार्य होना चाहिए। तो हिंदी के साथ साथ क्या आपका ये भी मांग रहेगा, जो मातृभाषा है, जो जिस स्टेट का मातृभाषा है, चाहे बंगाल का हो बंगाली, तमिल का हो, तेलुगु का हो, वो भी समान प्राधान्य मिलना चाहिए उनको, उसके साथ साथ हिंदी को बढ़ावा मिले? बिल्कुल, ये तो मांग नहीं, ये तो है ही मांग कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे तमिल में तमिलनाडु में तमिल है, तेलुगु में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, मलयालम है, अन्य भाषाएं हैं, वो तो अपने क्षेत्र में बढ़ेगी ही। उससे हिंदी और उस क्षेत्रीय भाषा का कोई विरोधी नहीं है। हिंदी तो सिर्फ संपर्क भाषा बनना चाहती है, राष्ट्रभाषा तो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रभाषा के महत्व को हम स्वीकार करेंगे तो जो हमारा क्षेत्रीयतावाद उठता है उस पर रोक लगेगी और राष्ट्रीयता की भावना से हम उत्प्रोत होंगे। और जब हम राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत होंगे तो एक अखंड भारत का निर्माण होगा।
आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। कुछ दिन पहले अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हिंदी सबको बोलना चाहिए। तो उनके वो वक्तव्यों लेकर अधीर चौधरी से लेकर शुरू करके कई विरोधी नेता जो थे वो विरोध जताते हुए थे। तो आप भारत सरकार के हिंदी सलाहकार हैं, तो हिंदी सलाहकार विभाग के सदस्य हैं। तो आपसे ये हम राय लेना चाहेंगे, जैसे धारा 370 हटा, वैसे कि हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा जो भी आप लोगों का मांग है, क्या वो पूरा हो पाएगा किसी दिन, आपको लगता है क्या? देखिए, मैं आशावान हूँ। भाषा को किसी दबाव में, किसी भाषा को दबा करके हम बढ़ने के हामी नहीं हैं। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि राष्ट्र एक संपर्क भाषा बने, राष्ट्र की एक भाषा बने, और जिसमें प्रदेश के जितने भाषाविद हैं, भाषा लोग हैं, उनका भी संयोजन, संयोजन और सहभागिता हो। और ये निश्चित रूप से आज नहीं तो कल होगी। हिंदी राष्ट्रभाषा थी और होगी। मांग उठता है कि हिंदी थोपा जा रहा है, हिंदी को राजभाषा बनाना, या फिर इतना सारे क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय भाषा है, हर 7 किलोमीटर के अंतर हमारा कल्चर चेंज होता है, हमारा भाषा चेंज होता है। तो क्या ये कभी पॉसिबल होगा? आपको क्या लगता है कि ये संभव है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषणा किया जाए? अगर हम रोजगार की भाषा हिंदी और मातृभाषाओं को बना दें तो ऑटोमेटिक वो जो है, जो हमारा समन्वयता है, वो आ जाएगा। दूसरा बात है, अगर हम अभी रोजगार जो है अंग्रेजी में उपलब्ध करा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा, तो आप ये कहिए हिंदी नहीं थोपी जा रही है, अंग्रेजी हम पे थोपी जा रही है। आप ये समझिए कि हमारी मातृभाषा पढ़ करके जो युवा पीढ़ी निकलते हैं, अगर उनको उसके माध्यम से रोजगार मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, और क्या हो सकती है। ऑटोमेटिक हम लोग अपने आप अंग्रेजी जो है हटती चली जाएगी, और हम अंग्रेजी का दबाव, हम उन प्रतिभाओं पर से जो गांव से निकलते हैं, उन प्रतिभाओं पर से अंग्रेजी का दबाव हट जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ते तो नहीं, मातृभाषा में पढ़ते। मेरी बेटी मेडिकल में पढ़ रही थी, तो एक बच्चा वो फर्स्ट ईयर में वो मराठी भाषा से पढ़ के आया था, तो वो रोज़ वो मेडिकल की पुस्तकें लेकर के बैठता था। उसे अंग्रेजी उतनी आती नहीं थी, वो समझने का उसे प्रयास करता था। तो जो कि एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो वो उसमें वो टॉप करता था, उसमें बहुत अच्छे अंक लाते थे। लेकिन जिसमें लिखना पड़ता था तो उसमें उसे कम अंक आते थे। हालांकि वो कॉलेज 1 साल तक उसे इंग्लिश के लिए कोचिंग भी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये परेशानी आ रही थी। तो अगर आप मान लीजिए वो हिंदी या मातृभाषा में विज्ञान की पढ़ाई हुई होती, उसकी मेडिकल की पढ़ाई हुई होती, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता? आखिर उसे मरीजों से तो अपनी ही भाषा में बात करनी है। प्रिस्क्रिप्शन उसे, जो गांव के लोग हैं वो नहीं समझते हैं जिसको, तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम, या मातृभाषा में लिखेंगे, उस चीज़ को लिखेंगे ना, तो ये दबाव अपने आप हटेगा अगर हम रोजगार की भाषा इससे बना दें, इन मातृभाषा को और हिंदी को। आखिरी सवाल, लड़ाई अंग्रेजी के खिलाफ है या आंचलिक भाषाओं के खिलाफ? किसी नहीं, आंचलिक भाषा के खिलाफ तो हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। बस अंग्रेजी की जो प्रभुता है ना, वो ख़त्म होनी चाहिए। भाषा कोई ख़राब नहीं है, भाषा कोई ख़राब नहीं, अंग्रेजी भी ख़राब नहीं है, लेकिन महत्व हिंदी और मातृभाषाओं का होना चाहिए। आज हमारे साथ बने हैं सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागीय प्रधान श्री हरदीप सिंह सर। हरदीप सर, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका स्वागत है। शुक्रिया। हरदीप सर, आज की कार्यक्रम में आप सुबह से उपस्थित हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये राजभाषा राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यशाला थी, जिसमें यहाँ के जो प्राध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण का कार्य भी था और सम्मेलन भी था। और सिक्किम में, क्योंकि वैसे तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन कॉलेज में डिग्री पर हिंदी पढ़ाई नहीं जाती है, तो आज का मुद्दा ये भी रहा था कि डिग्री लेवल पर भी हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। हम सिक्किम विश्वविद्यालय में तो इस वर्ष से हिंदी का पाठ्यक्रम बीए स्तर का शुरू कर रहे हैं, और ये सभी के लिए खुशी की बात है। इस कार्यक्रम से बार बार एक मांग उठा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, इसके ऊपर आपका राय क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता मिली है। तो भारत क्योंकि बहुभाषिक देश है, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, सिक्किम में ही भूटिया, लेपचा, लिंबू बोली जाती है, नेपाली प्रमुख रूप से बोली जाती है। हाँ, हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है।
आप कहीं भी चले जाएंगे, अगर मैं तमिलनाडु में जाता हूं तो मुझे तमिल नहीं आती है, लेकिन अगर मैं हिंदी बोलूँगा और दूसरा व्यक्ति भी टूटी फूटी हिंदी ही चाहे बोल लेगा तो वो एक संपर्क स्थापित हो जाता है। तो हिंदी एक संपर्क भाषा, बहुत अच्छी संपर्क भाषा है और सिक्किम में तो किसी को समस्या ही नहीं है, सब हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और जानते हैं, गाने भी गाते हैं। सर आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि हिंदी को थोपा जा रहा है, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम बार बार लगते आते हैं सरकार के ऊपर। तो आप एक हिंदी का अध्यापक है, अध्यापना करते हैं, तो हिंदी को क्या थोपा जा रहा है राष्ट्र में, आपको क्या लगता है अभी की ये माहौल क्या है? सर मैं ऐसा नहीं समझता कि हिंदी को थोपा जा रहे हैं। मैं एक बार अंडमान निकोबार में गया था और वहाँ बस में पंजाबी का गाना चल रहा था, तो मैंने ड्राइवर को पूछा क्या आपको पंजाबी आती है, तो कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर ये क्यों लगाया, कहता म्यूज़िक। तो हिंदी को हम थोपते नहीं हैं और कोई भी किसी के ऊपर, हम अपने बच्चे के ऊपर भी कोई बात थोप नहीं सकते हैं, तो हिंदी को हम दूसरे के ऊपर थोपते हैं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हिंदी आजकल व्यावसायिक भाषा है। अब आप KGF 2 देख लो कितनी हिट होगी, सुना है 1100 करोड़ कमा लिए 2 हफ्ते में हिंदी डब वाली ने, है ना। तो कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं थोप सकता, तो इसलिए ये वहम है कि कोई थोप रहा है, ये आपकी इच्छा है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या हिंदी कभी राष्ट्रभाषा बन सकेगी? क्योंकि इस सभा से बार बार ये मांग उठा है कि न्यायालय हो या कहीं भी सरकारी कार्यालय हो, वहाँ पे हिंदी को मान्यता देना चाहिए, हिंदी में काम होना चाहिए। तो जो रीजनल लैंग्वेज है, जो तमिल है, बांग्ला है, तेलुगु है, वो भी ये चाहते हैं कि उनके लैंग्वेज में काम हो। तो ये इंडिया एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कितना बड़ा देश है, तो कभी क्या इंडिया में राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकेगा? आपका उम्मीद क्या, आपका आशा क्या है? देखिए, आपका जो सवाल है ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। अगर सब चाहेंगे तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्शन करेगा तो फिर हम किसी को नाराज़ करके कैसे खुशी मना सकते हैं। हाँ, अगर सब चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकती। इस कार्यक्रम में सिक्किम विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग को और विशेष तौर पर डॉक्टर मनोज कुमार दास को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। हमारे डॉक्टर मनोज कुमार दास सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने अपने विद्यार्थी जो कैमरा लेकर हमारे बीच मौजूद हैं, तो मास कम्युनिकेशन से ये बच्चे मौजूद हैं, तो आप सबके सहयोग के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस राजभाषा सम्मेलन के मूल लक्ष्य ये था कि हिंदी को पुनः स्थापित किया जाए, राजभाषा को पुनः सम्मान दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। आज के इस समारोह में जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, नरबहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद, हिंदी साहित्य सेवा समिति, सिक्किम नेपाली साहित्य परिषद के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकॉलिंग TV, हेडलाइंस त्रिपुरा, गैंगटॉक, सिक्किम।